नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विराट यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखिएगा, रोजाना आपको 8 बजे सुबह 8 बजे ज्योग्राफी क्लास होती है। तो आज भी आपकी ज्योग्राफी की क्लास है और देखिएगा आपका इस सीरीज में आपका 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं बिना देर के। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ज़रूर, जिससे कि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और गाइस देखिएगा, साथ में आपको मैं बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना उन सभी के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। जो भी रेलवे एनटीपीसी या आप एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या एसएससी 10+2 हो या फिर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिएगा इसे आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। तो ग्लेशियर एक्सप्रेस की बात हो रही है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो ये स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। यह कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो यह जर्मन से लेके सेंट मार्टिस तक चलती है। क्लियर? इसमें लोग जो सफ़र करते हैं वो मनोरंजन और पर्यटन के लिए इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसको देखो। गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? जो गोथार्ड बेस सुरंग है ना, ये किस देश में स्थित है आपकी? तो गाइस देखिएगा, ये भी कहाँ पर पड़ेगी आपकी? स्विट्जरलैंड में पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे गहरी और लंबी सुरंग है। इसकी आपकी जो लंबाई है वो कितनी है? 57 किलोमीटर है। इसके बाद जापान की सीकान सुरंग है जो आपका 53.9 किलोमीटर है। क्लियर हो गया आपको? इसकी लंबाई कितनी है? तो आपका 57 किलोमीटर है। अगर वहीं बात करें इसके बाद जापान की जो सीकान सुरंग है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 53.9 किलोमीटर। समझ में आ गया आपको या नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी आपकी? तो शंघाई की मांगलेब हो जाएगी। क्लियर? जो चीन की है, शंघाई की मांगलेब। इसकी देखिएगा लंबाई कितनी, इसकी चाल कितनी होगी? तो आपकी 267 मील प्रति घंटे होगी। कितनी? 267 मील प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 267 मील की दूरी आपकी ये तय करेगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया आपको? 267 ध्यान में रखें, ये मील प्रति घंटे है। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शंघाई की मांगलेब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, कैनेडियन और कनाडियन पैसिफिक जो रेलवे है ये कहाँ पर चलती है? फटाफट से बताओ। कैनेडियन और कनाडियन रेलवे जो है ना पैसिफिक, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो देखिएगा, ये चलती है आपकी वैंकूवर से लेके हैलीफैक्स के मध्य। कहाँ तक चलती है? वैंकूवर से लेके हैलीफैक्स के मध्य चलती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वही बात करें, ये पहले कहाँ चलती थी? पहले तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के मध्य चलती थी, लेकिन अब क्या है, वैंकूवर से हैलीफैक्स तक चलती है। क्लियर? अब कहाँ तक चलती है? वैंकूवर से लेके हैलीफैक्स तक। पहले कहाँ तक चलती है? मॉन्ट्रियल से लेके वैंकूवर तक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ना, यूएनओ, इसकी सरकारी भाषा कौन सी है? फटाफट से बताएंगे। कौन सी आपकी गवर्नमेंट लैंग्वेज जो है इसकी? तो देखिएगा, इसका जो गवर्नमेंट यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी, वो 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी आपकी? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और अरबी और स्पेनिश, ये आपकी 6 भाषाएं हैं जो इसकी सरकारी भाषा है। इन्हीं को आपको मान्यता प्राप्त है। क्लियर? हिंदी इसमें आपकी मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? विश्व में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनमें से हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें, वो 4था स्थान है आपका। ठीक है ना? और बहुत ही जल्दी 3रे स्थान पर आने वाली है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। सिल्क का जो सर्वाधिक उत्पादक है वो कहाँ पर होता है? तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो वो चीन में होगा। ठीक है? दूसरे स्थान पर अपना भारत पड़ता है। भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ध्यान में रखें, अगर पूछा जाए आपसे कि सिल्क के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है विश्व में, तो ये दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? चीन है।
चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसका संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है, तो वो कौन सा है आपका, भारत हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चीन है आपका। सिल्क उत्पादन में और धान उत्पादन में दोनों में आपका भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को एक बार देखो क्या पूछा जा रहा है। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं इन्हें कहते हैं। जहां ऋतु के अनुसार क्या है, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं उनको कहते हैं। तो देखिए जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाएंगे तो उनको हम पर्णपाती वन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, पर्णपाती वन बुलाएंगे। और उत्तर भारत में यह सर्दियों के समय में होता है। कहाँ कब होता है, सर्दियों के समय में उत्तर भारत में। इसे पतझड़ भी कहते हैं, मौसम को पतझड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। जो ये मौसम जो होता है ना, इस मौसम को पतझड़ के नाम से भी जानते हैं, सर्दियों के मौसम को। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। कौन सा जीवित पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, वो कौन सा हो जाएगा, बी हमिंग बर्ड हो जाएगा। कौन सा, बी हमिंग बर्ड हो जाएगा। इसकी लंबाई सिर्फ 2 इंच की होती है, ये 2 इंच जितना बड़ा होता है सिर्फ, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विषुवत रेखा को पार करने वाली नदी कौन सी है वो, तो देखिएगा वो कौन सी हो जाएगी, कांगो नदी हो जाएगी। कांगो नदी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है, 4700 किलोमीटर, यानी 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद मैं आपको बात करूँ यहाँ पे किस चीज़ की, कि कांगो को किस नाम से और जानते हैं, तो कांगो को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, कांगो को जायरे के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वो नील नदी हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी नील नदी हो जाएगी। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। ग्रेट जो आपका बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर जो रीफ है ना, ये क्या है, तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ क्या है आपकी, तो ये क्या हो जाएगी, प्रवाल रचना हो जाएगी। प्रवाल रचना हो जाएगी। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की आपकी उत्तरी पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर। और यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान भी है, ध्यान रखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान भी है। कहाँ पड़ती है, प्रशांत महासागर में पड़ती है। क्लियर। और इसको कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो 1981 में। कब किया गया था, 1981 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, तो इसका मुख्यालय पड़ेगा द हेग में। कहाँ पर, द हेग में पड़ेगा, जो आपका कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है द हेग। क्लियर। अगर इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है ना, इसका मुख्यालय है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो देखिएगा इसका मुख्यालय वियना में है। वियना कहाँ की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। क्लियर हो गया, नहीं हो गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। कुछ वर्ष पहले किसी एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया। जल्दी से बताओ कौन सा देश है जिसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। एशियाई देश पूछा जा रहा है, यानी कि एशिया का देश कौन सा था वो, तो देखिएगा वो था आपका नेपाल। नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है 2007 में। कब बदला, 2007 में बदला। अगर यहीं से क्वेश्चन और बन सकता है राष्ट्रगान से कि 2006 में अपनाने वाला राष्ट्रगान कौन सा देश था, तो 2006 में आपका अफगानिस्तान ने अपनाया था, ठीक है ना। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, अफगानिस्तान के द्वारा 2006 में। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। पृथ्वी पर शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि पृथ्वी की बात हो रही है, तो बताइएगा क्या पूछा गया यहाँ पे, शीत रिकॉर्ड, ठीक है ना। शीत रिकॉर्ड की बात हुई है यहाँ पे, यानी कि ठंडा पूछा गया है। तो फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस कितना हो जाएगा, 93.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी आपको एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शीत तापमान पूछा जा रहा है। शीत तापमान यानी माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाकर कितना हो जाएगा, 93.2% आपका किया गया था, नापा गया था पूर्वी अंटार्कटिका में। और ये कब नापा गया, तो 10 अगस्त 2010 को। कब नापा गया, तो 10 अगस्त 2010 में नापा गया था। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, फटाफट से बताओ मेरे को।
चलिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है। कौन सा पदार्थ है इनमें से जो समुद्र जल से निकाला गया है, तो वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, तो देखिएगा वो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन समुद्र तल से निकाला जाता है। क्लियर, समुद्र के जल से आपका निकाला जाता है ब्रोमीन। अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज किसने की थी, एजे बलार्ड ने की थी 1826 ईस्वी में। कब की थी, 1826 ईस्वी में एजे बलार्ड ने की थी इसकी खोज। क्लियर, और इसको देखिए अगर बात करें आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको कहाँ रखा गया है, तो हैलोजन ग्रुप में रखा गया है। क्लियर, हैलोजन ग्रुप में इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मेन मोटिव ये होना चाहिए आपका। तो सारी चीज़ें जानते हुए चलो। 18 क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, फटाफट से बताइएगा। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक जो सबसे गहरा स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। तो देखिएगा ये आपका जो इसको बोलते हैं सुंडागर्त, सुंडागर्त भी बोलते हो। सुंडागर्त कहाँ स्थित है आपका, तो सुंडागर्त हिंद महासागर में। जावा ट्रेंच को सुंडागर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका हिंद महासागर में है सबसे गहरा बिंदु। क्लियर, अगर इसकी बात करें कितने मीटर गहरा है, तो 7450 मीटर, 7450 मीटर ये गहरा है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। जो भारतीय मानक समय है ये ग्रीनविच से यानी कि जीएसटी से, ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको बताना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और लेकिन पूछा कई बार जाता है। क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछा कई बार जा चुका है, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये, इसको देखो। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। तो गाइस देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पर शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है कि ये शीत ऋतु में भी वर्षा होती है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित वायुमंडल में गैसों में कौन सी एक सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी विकिरण का निष्पंदन करती देती है। यहाँ पर है शब्द भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी है गैस जो वायुमंडल में सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी विकिरण का निष्पंदन कर देती है, यानी कि जो किरणें होती हैं सूर्य से, जो आपकी पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको वापस कर देती है। कौन सी हो जाएगी, ओजोन हो जाएगी। ओजोन परत से तो आपका वापस हो जाता है ना। और ऑस्ट्रेलिया में इस परत का क्षरण होने से शरीर कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया में इस परत का क्षरण हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पवन की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कि पवन की दिशा को नहीं बदल सकता। कौन सा कारक नहीं है, तो गाइस देखिएगा उसका कारक क्या हो जाएगा। सीधा सा अच्छा क्वेश्चन है, चुंबकत्व। चुंबकत्व का कोई असर नहीं पड़ता है हवा पे, हवा पे कोई असर नहीं पड़ेगा चुंबकत्व का। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल पर्वतीय वातावरण में उगने वाले पौधे का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो केवल पर्वतीय वातावरण में उगते हैं पौधे, उनके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है जिनसे उनको हम बुला सकते हैं आसानी से। ये तो नहीं कहेंगे ये केवल पर्वतीय वातावरण में उगने वाला पौधा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे इतना। तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, छोटा सा शब्द, जिसको बोलते हैं ओरोफाइट। ओरोफाइट अगर हमने कह दिया किसी से तो वो समझ जाएगा कि हाँ पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस में सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जल की जो सबसे अधिक आवश्यकता होगी वो किस में होगी। तो देखिएगा जल की सबसे अधिक आवश्यकता होगी काष्ठ से कागज बनाने में। यहाँ पर क्या होगा, लकड़ी से पहले लकड़ी को एक अच्छा सा रोल किया जाता है, रोल करने के बाद फिर उसका छिलका निकाला जाता है, फिर उसको एक लुगदी के रूप में बनाया जाता है। तो इसके लिए बहुत ही पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्राय क्या आपने देखा होगा, यानी कि प्रमुखतः कहाँ मिलेंगे, नदी के किनारे कारखाने मिलते हैं आपको, किसके, काष्ठ से कागज बनाने के। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित सेलों में कौन सा एक ही समूह से संबंधित नहीं है। यानी निम्नलिखित सेलों में कौन सा एक ही समूह से संबंधित नहीं है, फटाफट से बताएंगे कौन सा नहीं है। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा। क्लियर, स्लेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सेल, चूना पत्थर और बालू का सम, ये क्या है, ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, जबकि स्लेट क्या है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकरेल आकाश
किस मेघ रूप से संबंधित हैं? जल्दी से बताइएगा। जो मैक्रेल आकाश होते हैं ना, ये किस मेघ प्रारूप से संबंधित हैं? फटाफट से बताओ। तो देखिएगा ये पच्छाप कपासी से संबंधित होते हैं। किससे? पच्छाप कपासी से संबंधित होते हैं सॉरी, देखिए पच्छाप कपासी जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? इस तरह के मेघ में नमी पाई जाती है और आस्तर वायुमंडल में के सूचक होते हैं ये। क्लियर? आस्तर वायुमंडल के सूचक होंगे और इसमें आपकी मेघ में नमी पाई जाती है। समझ में आ गया ना पच्छाप कपासी में क्या होते हैं? तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। भूपृष्ठ यानी जो भूपृष्ठ होता है ना, उसका औसतीय पृष्ठीय ताप कितना होता है? जल्दी बताओ, भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप कितना है? फटाफट से कितना होता है इसका? तो इसका होता है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पृथ्वी का अगर औसत तापमान निकाला जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। कैसे? कहीं पर आपका देखिए तापमान बहुत अधिक है लेकिन कहीं कहीं आपको माइनस में है, तो टोटल आपका अगर औसत निकाला जाता है एवरेज तो आपका 15 डिग्री सेल्सियस निकल के आता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल प्रदेश को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अफ्रीका की घास स्थल प्रदेश है ना, उसको क्या कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे। तो देखिएगा उसको कहते हैं बेल्ट। जो आपके दक्षिण अफ्रीका की घास स्थल प्रदेश है ना, उनको बेल्ट कहा जाता है। तो घासों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है ना। तो बेल्ट कहा जाएगा इनको। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो विस्तार देखिए दक्षिण अफ्रीका में है, जिम्बाब्वे में है, बोत्सवाना में है, उसके बाद नामिबिया में, ठीक है ना। 4 जगह आपका पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामिबिया। अगर यहाँ चारों में से कहीं के भी घास स्थल पूछे जाएँ तो उनको बेल्ट के नाम से जानेंगे। क्लियर? बेल्ट के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। फेरल का नियम। फेरल का नियम आपने सुना होगा, ये किसके विक्षेप से संबंधित है? फटाफट से बताओ, किसके विक्षेप से संबंधित है ये? तो ये आपका किससे हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, व्यापारिक पवनें और आपका महासागरीय धाराएं। क्लियर? इसके बाद देखिए कि लास्ट क्वेश्चन और रह गया आपका, ये है लास्ट क्वेश्चन। इसको देखो फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैरिबियन सागर में होने वाला चक्रवाती तूफान क्या कहलाता है? यानी कि कैरिबियन सागर में होने वाला चक्रवाती तूफान क्या कहलाता है? टाइफून, बिलीबिली, हरिकेन या फिर चक्रवात? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिकेन हो जाएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इन सब के बारे में। तो बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर तूफान आएगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बुलाए जाएंगे? बिलीबिली के नाम से। अगर वहीं फिलीपींस में आएगा तो टाइफून के नाम से जानेंगे उसको। अगर भारत में आएगा तो चक्रवात के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं भी तूफान आता है, हरिकेन कहाँ बुलाएंगे आपका? तो कैरिबियन सागर में। उसके बाद बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाएगा। उसका तूफान जो आएगा आपका न्यूजीलैंड हुआ या फिर आपका फिलीपींस हुआ तो वहाँ पर बुलाएंगे टाइफून के नाम से, और चक्रवात बुलाएंगे भारत में। क्लियर? आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए और इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना अच्छे से और रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।